सभी प्यारे बच्चों को सुप्रभात, नमस्कार। मैं रूपनारायण संजय, रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीजन, और क्यों ना आज हम क्लास 8th एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर हैं और चलते हैं प्यारे बच्चों और पढ़ते हैं। आज हमने आपके लिए एक नया टॉपिक क्लास 8th और हिंदी एक टॉपिक लिया है, पानी की कहानी, जो आपकी वसंत भाग 3 से है। तो इसमें क्या कहने का प्रयास इन्होंने किया कि पानी कब से आया, कैसे बना, किस तरह अस्तित्व में आया, कहाँ कहाँ से आया, बरसात कैसे होती है, पहले हाइड्रोजन को क्या कहा जाता था, ऑक्सीजन को क्या कहा जाता था। तो पानी की भी एक कहानी है, एक कल्पना है। तो क्यों ना हम उसी कल्पना को पढ़ें कि पानी अपने मन की कहानी को किस तरह से आप बच्चों के सामने प्रकट करता है। हाँ, तो चले अपन। बिल्कुल, मैं आगे बढ़ा ही था। यहां पर मैं कौन है? लेखक। कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ में आ पड़ी। सर्दी के दिन लेखक ऐसे खड़े होंगे, बेर की झाड़ी से पत्तों से एक बूंद आई होगी, हाथ पे पड़ी होगी और हाथ से खिसकते हुए कलाई पर आ गई होगी। हाँ, मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारे की सी झनकार सुनाई देने लगी। जैसे सितार होती है ना, उसके तार झंझनाते हैं, ऐसे झंझनाट सुनाई दी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर कहां से आ रहा है बच्चों? मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के 2 कण हो गए हैं। पहले एक बूंद थी, धीरे धीरे 2 कण उस बूंद के हो जाते हैं और वे दोनों हिल हिलकर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं। क्या? कि मानो बोल रहे हों। आगे चले बच्चों। उसी सुरीली आवाज में मैंने सुना। क्या? सुनो सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज आई, सुनो सुनो। अब मुझसे न रहा गया, मेरे मुख से भी निकल गया। क्या? कि कहो कहो, क्या कहना चाहती है बूंद? अब आप कहोगे कि सर बूंद तो बोलती ही नहीं, लेकिन कल्पना है। कल्पना के माध्यम से बूंद को यहाँ पर उसके मन की व्यथा, उसके मन के सुख दुखों को, उनके भावों को यहाँ पर एक मानवीकरण करके, मानवीकरण समझते हैं ना आप, जहां पर प्रकृति का मानव के साथ एक रूप बिठाया जाता है, प्रकृति को मानव का रूप दिया जाता है या मानव को प्रकृति का रूप दिया जाता है, वहां पर मानवीकरण होता है। हाँ, जैसे आपके सामने कहूं कि पुष्प हंसे कलियां मुस्काही। हंसते तो बच्चे, आदमी हैं, पुष्प थोड़ी हंसते हैं। कलियां मुस्काई, कलियां थोड़ी मुस्कुराती थोड़ी है, वो तो खिलती है। बच्चे जब हंसते हैं तो हम कहते हैं कि आज तो बच्चे खिल खिला करके हंस रहे हैं। अरे खिल खिलाते तो पुष्प है, बच्चे तो हंसते हैं। हाँ, तो ये बात समझ में आ गई नहीं आई आपको? हाँ, तो यहां पर भी मानवीकरण है। आगे चले। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली,
मैं ओस हूं। जानता हूं, मैंने कहा, लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी। लेखक क्या कहता है? मालूम है कि पानी भी कहते हैं, जल भी कहते हैं। हाँ, फिर कहा ओस की बूंद ने कि मैं बेर के पेड़ में से आई हूं। तो लेखक क्या कहता है? झूठी। हाँ, मैंने कहा और सोचा कि बेर के पेड़ में क्या पानी का फव्वारा निकलता है। हाँ, बहुत अच्छी रोचक कहानी है भाई। हाँ, बूंद फिर हिली। हाँ, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। मैंने पूछा, कैसे? कैसे पकड़ लिया गया तुम्हें? हाँ, वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, पेड़ को दिखाया कि पेड़ देखते हो ना, वो पेड़, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं, जितना बड़ा ऊपर दिखाई देता है उसकी जड़ें उतनी ही नीचे होती है। हाँ, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं। वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं। क्या करते हैं? वो पानी की बूंदों को खींच लेते हैं। हाँ, मुझ जैसे असंख्यक जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी से खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। क्या कहने लगे? तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्यक बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। यानी पेड़ों को देखते हो, ऐसे नहीं खड़े हुए। मेरे जैसे पानी के असंख्यक बूंदें, कण ने मिलकर के इस पेड़ को इतना बड़ा किया है। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश क्या हुआ बच्चों? एक रोए से मेरा शरीर छू गया। मैं कांपी। हाँ, दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़ कर छोड़ना नहीं जानते। पकड़ तो लेते हैं, खींच तो लेते हैं, लेकिन छोड़ने का गुण उसमें नहीं है। मैं रोवे में खींच ली गई। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता और बढ़ी कि क्या हुआ। एक जिज्ञासा बनी। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। अब कहां पे आएगी? रोवे से जड़ और जड़ से तने में। तो तने को क्या कहा गया? कोठरी। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि मुझे पीछे से धक्का दे रहा है कोई, और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा हो। मेरा एक भाई भी वहां लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उस दोनों के बीच पिस चली, यानी मैं उसके बीच में पिसी हुई जा रही थी। मैं लगभग 3 दिन तक यहाँ सांसत भोगती रही, यानी भोगती रही कि ऊपर रहूंगी, नीचे रहूंगी, क्या करूंगी, कैसे रहूंगी, इसी में लुप्त हो जाऊंगी। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं, जो जा चुके हैं, और वायुमंडल में इतने जल कण उड़ रहे हैं
कि मेरे लिए वहां स्थान नहीं है, तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। बिल्कुल कूद पड़ी। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा कि जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें न छू सकेगा, बिल्कुल भी नहीं छुएगा। भैया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। मैं जब तक सूर्य न निकले तब तक रक्षा चाहती हूं। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी जो तुम्हारा हाथ तनिक भी न दुखेगा। बिल्कुल, अब वो क्या कहानी सुनाती है लेखक को, देखो बच्चों, और ये बिल्कुल फैक्ट है भी सही कि अच्छा सुनाओ। तो क्या कहानी सुनाती है पानी की बूंद? बहुत दिन हुए मेरे पुरखे कौन? गैसे। एक का नाम हाइड्रोजन है जिसको हम हाइड्रोजन कहते हैं, एक का नाम ऑक्सीजन है जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं, नामक दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। किसके रूप में? लपटों के रूप में। हाँ, सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल मच रही थी। अरे अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। ठहरो, लेखक ने कहा, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं है? क्या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस अभी नहीं है क्या? हाँ, लेखक के मन की जिज्ञासा है। तो पानी की बूंद कहती है कि है। उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं, यानी जला हुआ है। बहुत सारी गैसें तो जल चुकी है। हाँ, एक आग के रूप में भी है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश का पिंड दिखाई दिया। इसे प्रकाश का पिंड। उनकी आंखें चौंधियाने लगी। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। क्या पृथ्वी थी वो? ज्यों-ज्यों पास आता जाता था उसका आकार बढ़ता जाता था। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था और उसके महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य क्या लग रहा था, जैसे सूर्य पृथ्वी से टकराएगा, ऐसा कुछ दृश्य उपस्थित हो रहा था। हाँ, ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रह राज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण चूर्ण हो जाएगा, लेकिन वैसा न हुआ। वह सूर्य से सहस्त्रों मील, सहस्त्रों शब्द का मतलब होता है प्यारे बच्चों हजारों मील दूर से ही घूम चला, परंतु उसका भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा क्या बना बच्चों? हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ से एक बड़ा आग का गोला थी, ऐसा लेखक ने कहा। परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी? कौन कहता है? जिज्ञासा है लेखक की। मुझे ठीक पता नहीं। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया। भाई, पृथ्वी सूर्य से जितनी दूर जाएगी उतनी ठंडी होती चली जाएगी। बिल्कुल। और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के किससे मिली हूं? रासायनिक क्रिया H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो क्रिया हुई उससे मिली कर बनी है, कारण उत्पन्न हुई हूं। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया, यानी दोनों गैस अब स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती, जल के रूप में दोनों मिश्रित रूप से पाई जाती है।
और मुझे उत्पन्न किया। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ, जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस किसके रूप में, बर्फ के रूप में पाया। मेरा शरीर पहले भाप के रूप में था, यानी पहले मैं भाप थी, अब बर्फ बन गई। वह अब अत्यंत छोटा हो गया था। वह पहले से कोई 70वां भाग रह गया था। मैंने देखा कि मेरे चारों ओर असंख्यक साथी बर्फ बने पड़े थे। जहां तक दृष्टि जाती थी, बर्फ के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई न पड़ता था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार रहते थे। बिल्कुल। आगे चले बच्चों। बड़े आनंद का समय रहा होगा। लेखक ने पूछा कि बड़ा मजा आता होगा ना उस समय तो। हाँ, बड़े आनंद का, कितने दिनों तक, अरे कई लाखों वर्षों तक ऐसा ही रहा आनंद का समय। कई लाख वर्ष, हाँ, चौको नहीं, मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। यानी पानी का अस्तित्व तो जाने कब से रहा है, अरबों खरबों वर्षों से। हाँ, और आगे भी ऐसे ही रहेगा। आगे चले। मैंने ऐसा दीर्घ जीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना कि मैं इतनी लंबी उम्र, किसकी है, जल की, इतनी लंबी उम्र वाले से बात कर रहा हूं। ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ गई। आगे चले बच्चों। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियां सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ कि मानो हम सरक गए हों। सबके मुख पर हवाइयां उड़ने लगी। अब क्या होगा? बिल्कुल, इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हमें न था। कौन सुना रहा है ये? पानी की बूंद। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उनके तरल शरीर पर हम फिसल चले हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको आगे की क्लास में और कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।